दीप्ति जी, दिनेश जी और प्रतिमा जी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज अपने इस मंच पर। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये सेशन बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के चुनाव में ज़मीन पर जो स्थिति चुनावों के दौरान होगी उसकी एक झलक कम से कम आज हमें यहाँ इस मंच पर मिलने वाली है। और इसीलिए हमने इस सेशन का नाम भी दिया है सत्ता का त्रिकोण। सत्ता का त्रिकोण इसलिए कि उत्तराखंड में अमूमन ये कहा जाता है 5 साल एक पार्टी आती है, 5 साल दूसरी पार्टी आती है। लगभग राजस्थान जैसा पैटर्न यहाँ पर भी दिखाई देता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से, फुल फ्लेज रोल में उतरने से एक उत्सुकता जरूर पैदा हुई है, चर्चाएं जरूर पैदा हुई हैं। लेकिन ये उत्सुकता और चर्चा क्या वोटों में तब्दील होगी? तो इससे पहले के जो सत्ताधारी दल रहे हैं यानी बीजेपी, कांग्रेस, उनसे भी बात करेंगे और आम आदमी पार्टी से दिनेश जी तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। तो इसको डिबेट फॉर्मेट में शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं एक पर्टिकुलर सवाल पर आप तीनों का ओपिनियन और रिएक्शन लेना चाहती हूँ। और वो इसलिए क्योंकि जब से हमने ये अनाउंस किया कि उत्तराखंड में हम नवनिर्माण मंच सजाने वाले हैं, मुझे लगातार लोगों ने सोशल मीडिया पर टैग कर कर ये पूछा कि ये सवाल आप हर राजनीतिक दल से जरूर पूछेगा। तो दिनेश जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ क्योंकि आप लोग अब मैदान में उतर रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। लोग अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए अपने हक हकूक की बात करते हैं और कहते हैं उनकी जमीन पर उनका हक। भू कानून को लेकर आम आदमी पार्टी क्या करेगी? भू कानून को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड के लिए एक सशक्त भू कानून की आवश्यकता है, क्योंकि अब त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पे जो भू कानून में जो परिवर्तन किए गए और उसके वजह से ही आप देख रहे हैं कि काफ़ी भू माफिया यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ के लोकल लोग जो हैं उनकी ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ स्थापित हो रही हैं। और जहाँ तक कि एक सूर्यधार झील का मामला आपने सुना होगा, जिसमें कि सरकारी पैसे से एक झील का निर्माण हुआ और उसके आसपास की ज़मीनें किसी प्राइवेट लोगों को दे दी गई। तो हम आम आदमी पार्टी का मानना है कि यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए एक सशक्त भू कानून की आवश्यकता है और जो भी चेंजेस अभी इस भाजपा सरकार में हुए हैं उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनको वापस लिए जाने की आवश्यकता है। आप क्या सोचती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज पूरा जो युवा है उत्तराखंड का कि वो ये मांग कर रहा है कि इस प्रदेश में सशक्त भू कानून होना चाहिए। और अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो आपने देखा हमारे मुख्यमंत्रियों के वक्त हमारी पार्टी की जब सरकार थी तो ये जो सीलिंग लिमिट थी उसको 200 गज करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, this is I think this is starting remarks. This is a wrong fact. This is wrong. Please don't quote the wrong facts. This is not wrong. This is starting remark. तो let me complete. ठीक है, वो कंप्लीट करने फिर आप बताइएगा जो भी गलत आपको लगे। तो हमारी सरकार में इसको 200 गज करने का कार्य किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब आए तो उन्होंने इसको, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 153 सेक्शन जो है यूपी लैंड लॉ की मैं बात करूं और 143 आपने उसमें अमेंडमेंट करके सबसे ज्यादा जो धोखा दिया है उत्तराखंड के लोगों को दिया है। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर भूमि का ट्रांसफर किया जाता था उसके लिए आपको एग्रीकल्चर भूमि को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती थी। आज आपने वो सेक्शन ही हटा दिया। दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आते हैं, पहले 12 एकड़ करते हैं और उसके बाद आज ये स्थिति है कि आपने लिमिट हटा दी और आपने विपक्ष के विधायकों को सदन में सवालों के जवाब नहीं दिए, उनसे बहस करने का मौका छीन लिया और उसके बाद बिल पास कर दिया। ये शर्मनाक है। चलिए, मैं अभी ओपनिंग रिमार्क्स ले रही हूँ। दीप्ति जी, सबसे ज्यादा सवाल जो है भू कानून को लेकर वो आपकी पार्टी के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि जो बदलाव हुए वो त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय पर हुए। उत्तराखंड के जनमानस को अगर ऐसा लगता है कि उनकी जमीनों पर उनका हक नहीं रहेगा और जो जमीनें कल तक उनकी थी, अगर आज उन्हीं जमीनों पर बने रिजॉर्ट्स में, होटल्स में, बड़े बड़े बंगलोज में उनको माली का काम, डोमेस्टिक हेल्प का काम, कुक का काम ये करना पड़ेगा, तो कल जो मालिक थे वो तो आज नौकर हो गए। ये किसकी वजह से हुआ? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कई चीज़ों में पहलू आप कई तरीके से उसको देख सकते हैं। उसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, उसको आप किसी भी रूप में देख सकते हैं, नेगेटिव रूप से। लेकिन जहाँ तक हम भू कानून की बात कर रहे हैं, पहली बात तो जो सीलिंग लिमिट की ये बात कर रही हैं वो खंडूरी जी ने करी थी। जनरल खंडूरी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वो सीलिंग वो लिमिट लगाई थी। वो कांग्रेस ने नहीं किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। दूसरी बात, ये अभी जो सरकार ने किया है और आप कह रहे हैं कि इस तरीके की जो स्मॉल जॉब्स हैं वो वहाँ
वहाँ के जो ज़मीन के मालिक हैं, जो उस गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनकी वो खुद की ज़मीनें हैं, वहाँ पर वो काम करेंगे। तो ये एक्चुअली इसमें एक सोच थी सरकार की। वो ये सोच थी कि जब वहाँ पर ज़मीन होगी और कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ ले सकता है ज़मीन, तो उसको वो कमर्शियली यूज़ कर सकता है, उससे वहाँ रोज़गार का साधन पैदा होगा। अगर आप, क्योंकि आप यहीं की हैं, इसलिए मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूँ, इसका मतलब आप चाहते जब हैं यहाँ कि वो लोग गाँव ऐसे की ही हैं, करते आपको पता होगा, अगर आप पौड़ी की तरफ जाएंगी, अगर आप दूसरे ज़िलों की तरफ जाएंगी, आप बहुत सारी बंजर ज़मीनों को देखेंगी। वहाँ पे जो उस ज़मीन पे रहने वाले उसके जो मालिक हैं वो वहाँ है नहीं। बहुत सारे गांव हैं जो ऑलमोस्ट खाली हैं, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। मतलब किसी भी फिर आपको स्पेसिफिकली बोलना चाहिए माइग्रेशन की बात हो रही है। किसी भी पर्पस से आप दे देंगे उस जमीन। जमीन का एक सेकंड, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये ओपनिंग रिमार्क है, हर कोई अपनी बात फिनिश कर ले, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगी। उस जमीन का आप कैसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और लोगों को उससे रोजगार भी मिल सकता है, इसलिए वो निर्णय लिया गया। लेकिन आज यहाँ के युवाओं में, यहाँ के लोगों में अगर ऐसा हमें दिखता है, सबको अपने प्रदेश के प्रति, अपनी ज़मीन के प्रति बहुत प्यार है और भू कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। उसके लिए सरकार ने एक मैं कहूँगी कि एक कमेटी का बनाया है, उसको गठन किया है और उसमें वो निर्णय लेंगे। ये सारी चीज़ें उसमें चिंता करेंगे। अगर आपकी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो क्या आज आप जनता से वादा कर सकती हैं कि भू कानून को लेकर आप या तो कड़ा कानून बनाएंगे या जो पिछली आपने रियायतें दी उसको खत्म करेंगे? देखिए, भू कानून को लेकर एक बहुत कड़ा कानून जरूर बनेगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। जैसे ही सरकार, आप वादा कर रही हैं, बिल्कुल ठीक वादा है। करते हैं हम। अब यहाँ से डिबेट को मैं ओपन कर रही हूँ। दिनेश जी, बड़ा सवाल ये है, जब आप भी ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी लगातार कह रही है कि बारी बारी से बीजेपी कांग्रेस ने राज्य को लूटा है, लेकिन जो चीजें खराब हो चुकी हैं, या अगर हम भू कानून को लेकर ही बात करें, जो भूमि बिक चुकी है, जितना पानी बह चुका है, उसे आप वापस कैसे लौटाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो भू कानून जो गड़बड़ें की हैं उन्होंने की हैं। पहली बात तो ये माने कि हाँ, हमसे गलती हुई है और इस प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि कमेटी बना दी। कमेटी का मतलब क्या है? सरकार आपकी है। जब आप भू कानून बनाते वक्त तो आपने कोई कमेटी नहीं बनाई, तब आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी जनता से राय नहीं ली, जिन लोगों की जमीनों पे इफेक्ट होना था उनसे आपने बात नहीं करी। लेकिन जब आपको जो भू माफिया जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, लोगों ने ट्विटर ट्रेंड कराने शुरू कर दिए, तब आप लोग कह रहे हैं कि हम कमेटी बना देंगे। इससे बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की जनता के साथ नहीं कर सकती। और उसके बावजूद अब चुनाव आ गए हैं तो ये कह रहे हैं कि हम कमेटी बना देते हैं। जब ये भू कानून में चेंजेस आए थे, मांगनी पड़ेगी क्या जनता के बीच जाकर? 3 साल गुजर चुके हैं, इन्होंने क्यों नहीं कमेटी बनाई? तरीके से जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये तो ऐसी बात ना करें तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जहां इनकी सरकार है, वहां ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, वहां ये किस प्रकार के निर्णय कर रहे हैं। तो तारीफ कर रहे हैं अपने दिल्ली मॉडल की। तो ये कह रहा हूं, अगर दिल्ली मॉडल इनका एकदम फेलियर मॉडल है। आप वहां से आती हैं, आप देखती हैं कि किस प्रकार से, जैसे हमने देखा कि मोहल्ला क्लिनिक की इन्होंने जगह जगह जाकर बहुत प्रदेशों में डंका बजाया। आज हम देख रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के कारण ही वहां लोगों की मृत्यु हो गई और उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। क्या जवाब है उसके पास? और ये उत्तराखंड के लिए कितने संवेदनशील हैं ये बताएं ना, क्योंकि इन्होंने आज तक, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि दिलवर सिंह नेगी जिसकी आपके दिल्ली के दंगों में जो आप ही लोगों ने करवाए थे, आप ही द्वारा वो किए गए थे, उनको प्रोत्साहन आप ही ने दिया था। आप ये बताइए, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अब आप देखिए, एक बात यहाँ पे स्पष्ट जनता के बीच में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। मैं एक सेकंड आंसर दे देता हूँ, एक चीज करेक्ट करूंगी। मैं स्पेसिफिकली ठीक है, हम दंगों की बात अभी यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि ये राज्य अभी उत्तराखंड है, हम उत्तराखंड की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम दूसरे स्टेट पे जाएंगे तो मामला डिरेल हो जाएगा। लेकिन वो यही का था, पैठानी का रहने वाला। मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं दो चीजों का हैं। बिल्कुल आंसर दे देता हूँ इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने कहा है दिल्ली के काम हैं, दिल्ली में बहुत खराब है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ओपनली क्लिनिक वाला जवाब बोल देता हूँ, 1 मिनट बोलने देंगे तो मैं प्लीज बोल पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ओपनली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि दिल्ली में अगर हमने काम किया है तो ही उत्तराखंड के लोग हमें वोट दें। हम दिल्ली के काम। दूसरा, जहां तक इन्होंने दंगे की बात की, उसकी भी बात कर लेते हैं। ऐसे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जो कि दंगों के दोषियों को नहीं पकड़ पा रहा। वहां लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, एक मिनट आपको ये समझना पड़ेगा। आप अपने गृह मंत्री को उंगली उठा रहे हैं। जिन दंगों की बात दीप्ति जी करी, मैं यहाँ आम आदमी पार्टी के समर्थक में नहीं बैठी हूँ, बट सच्चाई ये है कि जिस दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने
ये बोला कि प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा जो है उनका वीडियो उनके ऊपर सामने FIR है होनी चाहिए कि देश के गद्दारों को और डैश डैश और उसके बाद भड़काऊ भाषण दिए, उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और उल्टा दूसरे दिन उस चीफ जस्टिस को आप ट्रांसफर कर देते हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ऐसे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए तो लॉ एंड ऑर्डर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने भू कानून से शुरू की, एक चलिए आप जवाब दीजिए, फिर मैं प्रतिमा से सवाल कहना चाहूंगी। देखिए, अभी ओपनिंग रिमार्क में यहाँ पर अभी जिन्होंने ओपन किया उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ए और बी टीम में, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको दिख रहा है। ये तो है कि मंच पर ही नजर आ रहा है कि किस तरह की ए और बी टीम काम कर रही है। भाजपा और आम आदमी पार्टी हमेशा वहां आने का कार्य करती है, टीम आपस में काम कर रही है। और जहां तक आप प्रवेश वर्मा और कपिल शर्मा की बात कर रहे हैं, आप 2 मिनट सुन लीजिए। आप ये बताइए, जो आपके पार्षद थे जिनकी छत पर पत्थर पाए गए, एक सेकंड, इस तरीके से कोई बात नहीं होगी। केजरीवाल जी नतमस्तक हो आपके गए। पास कोई लॉजिक है तो बताइए। बिजली सरकार चला रहे हैं आप देखिए लोग प्रतिमा जी, दिल्ली एक में। सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक। देखिए प्रतिमा जी उत्तराखंड की सोच कर जनता आई हैं कि किसी को बड़ी बोलने मुझे नहीं देना। हैरानी इस बात पर है, आज नेगी जी सबसे सवेरे सबसे पहला सेशन उनका था। उत्तराखंड के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि बड़े कूल माइंडेड होते हैं, बड़े आराम से सुनते हैं, आराम से बात करते हैं और आराम से अपने मुद्दों को रखते हैं, तो वो आराम से हमारी बात समझ सके, उनको ये ना लगे कि दिल्ली वाले आ गए हैं अपना शोर यहाँ करने के लिए, तो थोड़ा सा उनके तरीके से हम बात करेंगे, बस इतनी रिक्वेस्ट है। प्रतिमा जी, हम भू कानून को लेकर जब बात कर रहे हैं, आपने सवाल उठाया कि बीजेपी की सरकार में ऐसा हुआ। मेरा आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन इस पर यह है कि जिस समय सदन में इस कानून को लेकर इस कानून को लाया जा रहा था, विधेयक लाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने सदन में विरोध क्यों नहीं किया? इकलौते आपके जो विधायक थे, इकलौते विधायक केदारनाथ से मनोज रावत जी थे जिन्होंने सिर्फ उस कानून पर बोला, उसके अलावा कोई नहीं है। और मैं तो उससे आगे की बात कह रही हूँ, सदन में अगर आप नहीं बोल पाए तो इस कानून को लेकर अगर आपकी प्रतिबद्धता इतनी ज्यादा थी तो क्यों नहीं आप इसको देहरादून की सड़कों तक लेकर गए? क्यों नहीं आप इसको पर्वतीय राज्यों तक इस विरोध को लेकर गए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे सारे विधायकों ने मनोज रावत जी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ जितने हमारे विधायक सदन में मौजूद थे, सबने इसका विरोध किया, बायकॉट किया। बट आपको एक बात याद होनी चाहिए और ज्ञात है कि 57 का प्रचंड बहुमत है भारतीय जनता पार्टी। मनोज रावत जी से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? 57 का सुन लीजिए। मनोज रावत जी से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? मनोज रावत जी से मेरी आखिरी बात 2 दिन पहले ही हुई थी। 2 दिन पहले हुई थी। मैं उनका ही वर्जन आपको बता रही हूँ, मैं उनका फर्स्ट हैंड वर्जन आपको बता रही हूँ। जवाब देने दीजिए। नहीं, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। मनोज रावत जी ने ये दुख जाहिर किया, कहा ये मेरे मन की पीड़ा है कि जिस समय यह कानून वहां पर पास हो रहा था, मैंने विरोध की आवाज उठाई, लेकिन मुझे मेरी विरोध की उस आवाज को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। इस दर्द को उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट तक पर उन्होंने ये लिखा और उन्होंने कहा कि कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, देहरादून में प्रोटेस्ट नहीं हुए, कहीं बाहर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आपको मैं ये याद दिला दूं कि हरीश रावत जी से लेकर के अध्यक्ष से लेकर के हमारे कांग्रेस के हर एक नेता ने, हर एक सिपाही ने सड़कों पे प्रोटेस्ट किया इस भू कानून के खिलाफ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आज मैं इस मंच से दावे के साथ आपको कहती हूँ कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस प्रदेश को हम एक सशक्त भू कानून। कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? कितनी सीटें आ रही हैं? आप देखिए, सीटों का काम तो वो लोग करें, हम तो इतनी सीटें लेके आएंगे कि एक स्पष्ट बहुमत के साथ आकलन 5 साल देंगे। एक अनुमान तो होगा। एक मुख्यमंत्री के साथ 3 मुख्यमंत्री के साथ नहीं देंगे, एक मुख्यमंत्री के अनुमान साथ क्या है? 5 सीट साल का कितनी आएंगी? कार्यकाल पूरा करेंगे। अब मैं ये तो नहीं कह सकती अब की बार 60 पार, क्योंकि अब की बार जनता कह रही है भाजपा तड़ी पार। मैं ये जरूर कहूंगी अब की बार नॉट लेस देन 47 और 48। ठीक है दीप्ति जी, देखिए उन्होंने तो अपनी तैयारी पूरी करी, वो पूरे रैली वाले मोड में ही है आज, पूरे एकदम विस्फोटक अंदाज में उन्होंने अपना हर बयान जो है सामने रखा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने इनकी बात शांति से सुनी है तो ये भी कृपया करके सुने, और अपनी बात जब आपको कह रही हैं आप तब कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे अगर बात करेंगे तो किसी की बात भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो देखिए, जो ये बात कह रहे हैं, जिस प्रकार से इनके जो आंदोलन जिन लोगों ने किया, उनको अगर सड़क पे शायद आपने नहीं देखा या मैंने तो नहीं देखा, सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने देखा होगा भू कानून के खिलाफ इन्होंने शायद आंदोलन किया होगा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो हमारा नारा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं इस बार उत्तराखंड में अब की बार 60 पार हम करेंगे। उसका कारण है, उसका हम क्यों करेंगे,
उसको उनको मुस्कुराने दीजिए, उनका खाता भी नहीं अब खोलने की बार वाला, भाजपा उनका तड़ी पार, खाता भी जनता कह रही है। आप देखिए, आप एक बार आप 1 मिनट शांत हो जाइए, ठीक है। और वो क्यों होगा वो मैं इसलिए आपको बनाना चाहती हूँ क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमारी केंद्र सरकार ने आज हमारे प्रदेश को दिए हैं, और जिस डबल इंजन की हम बात करते हैं ये उसी कारणवश हो पाया है। डबल इंजन मॉडल सक्सेसफुल है, दिल्ली मॉडल कैसे चलेगा? डबल इंजन की सरकार की बात करें जिसके 3-3 इंजन अभी तक बदल चुके हैं, ठीक है। देखिए अब आप और प्रदेश और सेंटर का जो आपका केंद्र नेतृत्व उसने भी माना कि त्रिवेंद्र रावत जी पूरे नाकाम मुख्यमंत्री थे और पिछले 4.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उनको हटाया गया, फिर उसके बाद एक प्रयोग किया गया तीरथ सिंह रावत जी के साथ, लेकिन उनकी दिलचस्पी आपको पता है कि इन चीज़ों में ज़्यादा थी। वो लड़कियों की जीन्स और पैर क्या क्या दिखते थे उसका तो मैं जिक्र ना करूं तो बेहतर है। उसके बाद उनको हटाया गया, फिर तीसरे मुख्यमंत्री लाए गए। तो आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो आपके इंजन थे वो फेल हैं। आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में काम नहीं हुआ, लेकिन अब केवल आपने एक नया जुमला उछाल दिया, युवा प्रदेश। मैं जानना चाहता हूं कि युवा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए इस प्रदेश को, इस प्रदेश के युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार की बात नहीं कर रहे आप लोग, आप केवल एक युवा मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। आपने अपने युवा विधायक को तो रोजगार दे दिया। दिनेश जी, एक सवाल मेरा आपके लिए, आप दीजिएगा दीप्ति जवाब। मेरा सवाल आपके लिए है, बड़ी अच्छी बात है कि आप मुद्दों को लेकर कह रहे हैं कि कम से कम इन मुद्दों पर वोट और रोजगार की बात हो, तमाम चीजें हो। अगर ऐसा है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे नहीं बननी और चाहिए? दुनिया भर के करोड़ों हिंदू यहाँ आएंगे, क्यों नहीं बननी चाहिए? नहीं तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि शिक्षा के लिए हम इसको शिक्षा का सर्वोच्च स्थान बताएं। हर चीज, हर प्रदेश की, यहाँ का देहरादून जो है वो एक बड़ा एजुकेशनल हब के तौर पर हमेशा जाना जाता रहा, लेकिन एजुकेशनल हब सिर्फ देहरादून क्यों हो? हम पर्वतीय क्षेत्रों तक उसे लेके जाएंगे, ये क्यों नहीं आपका विजन हो सकता है? जब कभी भी अरविंद केजरीवाल जी कुछ कहते हैं तो उसके लिए पूरे प्रदेश के लिए उनका विजन दिखता है। जब हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होनी चाहिए, उसमें ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि तो देवभूमि का क्या हाल आप लोगों ने पिछले 20 साल में किया है, ये सब देख रहे हैं। यहाँ पिछले 20 साल में आपने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर क्या किया? प्रतिमा, आपके लिए सवाल है, मैं आपके लिए सवाल लेकर आ रही हूँ। एक सेकंड रुकिए, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि उत्तराखंड ठीक स्थिति में है कि आपको वोट नहीं देगी जनता, इसलिए भारतीय प्रतिमा, जनता पार्टी मैं आपके पास, प्रतिमा हरीश रावत जी को लेकर मेरे पास सवाल है, आपके पास लेकर आऊंगी उस सवाल को। दिनेश जी, मेरा सवाल जो था आपसे, क्यों बार बार उस पिच पर आने की जरूरत पड़ रही है जिस पिच पर बीजेपी खेलती है? जिसमें जब आप आध्यात्मिक राजधानी की बात करते हैं तो केवल उसमें अध्यात्म नहीं है, उसके साथ उसमें रोजगार है, उसमें पर्यटन है, उसमें सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और जो बाहर के लोग हैं वो किस तरीके से इस प्रदेश में पर्यटन के लिए, आध्यात्म के लिए, योगा के लिए आए, वो पूरा की पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम लागू करना चाहते हैं। और मैं तो जब कभी भी कहता हूं कि हमारे मुद्दों की हम बात कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली बोलें कि क्या आध्यात्मिक राजधानी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। आप ना कहिए कि हम नहीं बनाएंगे, या आप ये कहें कि हम संतुष्ट हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से देवभूमि है, लेकिन पिछले 20 सालों के कार्यकलाप से आपके ऊपर आरोप ये लगता है, ये सब करने के पीछे वजह ये है कि जो एक हिंदू जनमानस को लेकर बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, उस राजनीति में अगर फिट बैठना है, वोट बैंक हासिल करना है, तो आपको भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व का अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ये एक बड़ा आरोप आपकी पार्टी के ऊपर है। मेरा ये मानना है कि मैं हिंदू हूं, मैं धर्म के प्रति आस्थावान हूं, मैं भगवान से मेरा कनेक्शन है, इसमें राजनीति कहां से आ गई? नहीं, मैं तो आध्यात्मिक तौर पे पहले तक ये चीजें दिखती नहीं थी। बहुत ही तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन साथ ही साथ केजरीवाल जी तमाम बातों के लिए बीजेपी को पहले घेरते थे, लेकिन हम देखते हैं कि अब वो अयोध्या भी जा रहे हैं, वो सरयू आरती में भी शामिल हो रहे हैं, वो मंदिरों में भी माथा टेक रहे हैं, और कुछ कुछ इसी लीग पर हमें कांग्रेस पार्टी के भी जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिखाई देता है। तो सवाल यही है कि आपको समझ में आ गया है कि बीजेपी के स्टाइल की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी अगर हिंदू जनमानस जो कि बहुसंख्यक वोट बैंक है अगर वो हासिल करना है। हमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल की राजनीति नहीं करनी है। जो वैमनस्य की राजनीति, जो भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसको बिल्कुल खिलाफ हैं। हम अपने आप में आस्तिक हैं, मैं भगवान को मानता हूं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे धर्मों का भी पूरा की पूरा मैं आदर करता हूं। सिर्फ 3 बातें। कर्नल कोठियाल को मैदान में उतारा जाता है, जिनका फौजी बैकग्राउंड है। केदारनाथ में उनके किए हुए काम को हाईलाइट किया जाता है, जो कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा धाम है।
तीसरी बड़ी बात, आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, इस बात का जिक्र करते इन हैं। तीनों- बेरोजगारों के लिए 5,000 रुपए अनाउंस करते हैं। बिल्कुल। तो ये वो 3 मुद्दे हैं जो बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, देखिए, जिसकी काट आप करने की कोशिश करें। क्या कर्नल अजय कोठियाल का जो कंट्रीब्यूशन है इस स्टेट के लिए, उसको हाईलाइट करना गलत है? जो उन्होंने काम केदारनाथ में किया है, क्या उसको हाईलाइट करना गलत है? क्या वो फौजी बैकग्राउंड से हैं, ये बात गलत है? मुझे बताइए कि अगर जो व्यक्ति इस प्रदेश की राजनीति में उतारा हमने, उसने पहले सैनिक रहते हुए इस प्रदेश की सेवा करी, उसके बाद केदारनाथ को पुनर्निर्माण किया, तो उसके बाद कैपेसिटी में नहीं किया उन्होंने ना, पर्सनल कैपेसिटी में केदारनाथ मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उसके बाद रिटायर होने के बाद 10,000 युवा लोगों को रोजगार दिया। तो जो उनका कंट्रीब्यूशन इस प्रदेश के लिए है, वो उसमें कौन डिनाइल कर सकता है? आप भी एक्सेप्ट करें इस बात को। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पैसा लगाया, प्रतिमा जी। उन्होंने उसके माध्यम से किया, ओके। अपनी देखिए, पर्सनल कैपेसिटी से नहीं किया। आपदा में कितना बड़ा घोटाला हुआ वो आपको भी पता है। एक सेकेंड, बिल्कुल, अब आप एक्सेप्ट करिए कि एक किस सेकंड। तरीके से कर्नल कोठियाल ने घोटाला किया। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रतिमा बैठ करके सारे मंच जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, वो अपने काम गिना रहे हैं, वो अपनी बात बता रही हैं, अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, आपके पास क्या है जनता को बताने के लिए? पॉइंट सुनिए, आपके पास क्या है जनता को बताने के लिए बीजेपी की नाकामियों से अलग? उनकी नाकामियों से अलग आपका विजन क्या है राज्य के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा हमारे पास क्या है। देखिए, हमारे पास इस उत्तराखंड में जो विकास कार्य हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। इसका एक लेखा जो तो आप चुनाव क्यों हार गए? 2017 में बीजेपी क्यों आ गई चुनावों में? लोकतंत्र है, और एक समझिए आप, जनता जनार्दन होती है। 2017 में जनता को जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार का जुमला परोसा गया था, वो आज जनता समझती है वो जुमला फेल हो चुका है, क्योंकि वो इंजन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब आप समझिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की जो 5.25 सालों की नाकामयाबियां हैं वो हैं। आप दृष्टि पत्र की बात करिए। दृष्टि पत्र में इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, इस उत्तराखंड को एक स्थायी राजधानी देने का कार्य करेंगे, एजुकेशन का कार्य करेंगे। आप बता दीजिए, दृष्टि पत्र के 5% कार्य भी आपने पूरे नहीं किए, क्योंकि अगर पूरे किए होते तो पिछले 3 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अमित शाह जी और नड्डा जी से लेकर के आपको उत्तराखंड का दौरा करना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रदेश का जो नेतृत्व है उसके हाथों से बात बाहर जा चुकी है। लेकिन वो तो प्राइम मिनिस्टर को उत्तराखंड का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि अब इनके पास प्रदेश में जनता को दिखाने के लिए रिपोर्ट कार्ड नहीं है। आप जो उनकी कमी बता रही हैं उसको तो वो अपनी ताकत कहते हैं। उनके पास जनता को दिखाने के लिए रिपोर्ट कार्ड नहीं है। एक बात सुनिए, 4 दिसंबर की जो रैली थी, सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप इसे पूछ रही हो, आप इसे पूछ रही हो। 30 सेकंड सुन लीजिए। देखिए, 30 सेकंड, 4 दिसंबर की रैली हुई थी। 4 दिसंबर की रैली का जो आलम था, अगर प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट कार्ड होता तो वो जनता को उस मंच से खड़े होकर कांग्रेस पार्टी की विफलताएं ना बता रहे होते, अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे होते। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और कुर्सियां खाली थी, लोग उठ उठ के जा रहे थे। ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता गिर चुकी है, और उत्तराखंड में वो जितने भी दौरे कर ले, जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। और 2022 में कांग्रेस की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी फर्श पे जा रही है। ठीक है, दीप्ति जी, मैं एक सवाल आपसे कहना चाहूंगी कि 2014 से पहले आपकी सरकार थी केंद्र में, और उस सरकार ने क्या यहाँ के लिए कौन सा बजट दिया प्रदेश के लिए, मुझे वो बता दीजिए एक बार। यूपीए की सरकार किया है आपने। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि आपकी तो प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में बैठी सारे है। बजट बताऊंगी आपको, अभी मैं भी बता रही हूँ आपको। और आपने ग्रीन बोनस के नाम पर उत्तराखंड के लोगों को कितना ठगने का कार्य किया कि बजट सत्र 10 कितनी बार हो चुका है, ग्रीन बोनस नहीं मिला अभी प्रदेश की जनता को। और फिर आप आकर के अब कहते हैं कि हमें 5 साल और दे दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। डबल इंजन का झांसा था, डबल इंजन। 2014 के पहले आप जवाब दीजिए ये ना। अपनी पॉजिटिविटी, आपने बजट क्या दिया के बजाय केवल दूसरे की नेगेटिविटी पे लगाने में लगे हुए हैं। आप ये बताइए आपने दिया क्या, 2012 आपने दिया क्या, आप वो बताइए। मैं बता रही हूँ, और नरेंद्र मोदी जी से इस मंच के माध्यम से बोलना भी चाहती हूँ कि केदार धाम जो पुनर्निर्माण के लिए यूपीए की सरकार ने पैसा सैंक्शन किया था, उसका 6,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया अभी तक उत्तराखंड को मिला नहीं है। और हमने कम से कम 10,000 करोड़ रुपया उत्तराखंड को देने का कार्य किया था, जिससे कि वो केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ है। आप जवाब दीजिए, वो 6,000 करोड़ रुपया अच्छा, एक सेकंड, जब हम बजट गिना रहे हैं, हम जब भी कुछ बात करें, उत्तराखंड की आपदा एक त्रासदी थी, बहुत लोगों ने अपना जीवन गंवाया था, उनके गम जो हैं
वो आज तक वैसे ही हैं, वो भरे नहीं हैं। तो बिल्कुल। जब हम बजट की बात करते हैं, हम उसे किसी भीख की तरह कम से कम अनाउंस ना करें। हम ये कहें 6,000 करोड़ हम रुपए ये अब तक कहें ड्यू है मैम, वो इनसे पूछिए मैडम वो कि क्या आपदा क्यों नहीं मेरी दिया बात अब तक सुनिए इन्होंने? ना। मेरी बात सुनिए प्रतिमा जी, मैं भी इस राज्य से आती हूँ, मुझे पता है लोगों का वो दर्द क्या है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो भी पैसा दिया गया वो किसी राज्य के ऊपर, चाहे मैं इसमें हर दल को शामिल कर रही हूँ, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो राज्य के लोगों के ऊपर एहसान नहीं है। सरकारें चुनी जाती हैं, एक सेकंड बात कंप्लीट होने दीजिए। सरकारें चुनी जाती हैं जनता की सेवा के लिए, तो वो एहसान नहीं है वो अमाउंट, वो जनता की सेवा के लिए, उनके दर्द और उनकी तकलीफों को जो उन्होंने खोया है वो उसको दूर करने के लिए है। तो हम किसी भी पैनल डिस्कशन में कम से कम इस बात को ऐसे नहीं रखेंगे कि वो कोई एहसान है। Exactly, मैं but आप ये उत्तराखंड की पूछिए निवासी होने के 6,000 नाते मैं ये करोड़ बात रुपए नहीं जो सुनूंगी। बाकी है वो अब तक देखिए- क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, आप लोग भूमिका मैं वही है, बात कर रही जवाब हूँ। देती हूँ, कि जवाब हम दीजिए। कम से कम हम अगर आपदा की बात करेंगे तो हम संवेदनशीलता के साथ बात करेंगे, हम लोगों के दर्द को समझते हुए बात करेंगे, ठीक है। दीप्ति जी, उनका एक बड़ा आरोप ये है कि जो वादे आपने जनता से किए वो पूरा करने में आप कामयाब नहीं रहे। इनफैक्ट स्टेट में जो आपकी लीडरशिप है, 3 मुख्यमंत्री अगर बदल जाते हैं तो कैसे चुनावी मैदान में जाकर आप जनता को यह भरोसा दिलाएंगे कि दिल्ली से उत्तराखंड की सत्ता संचालित नहीं होती, बल्कि उत्तराखंड से चुना हुआ व्यक्ति यहाँ की सत्ता को संचालित कर रहा है? कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए, अभी मेरी बात थोड़ा शांति से ये सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, जो बात एक एक बात आई इनकी तरफ से भी कही गई, आपने कही, और जहाँ तक कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब से केंद्र में मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस प्रकार से इस प्रदेश का मैं कहूँगी दुगना और तिगुना, और हमने बहुत तेज़ गति से इस प्रदेश का विकास हुआ है। कांग्रेस के समय में यूपीए और उससे पहले 70-75 साल से लगातार हम देख रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है, मेजॉरिटी हमने देखा है तो मेजरली कांग्रेस की ही सत्ता रही है केंद्र में। तो हमने देखा है कि हम सालों साल से, और हम बात कर रहे हैं कि रेल आएगी, रेल उत्तराखंड में आएगी, केवल ये सुन रहे हैं कि आएगी, लेकिन आई तो नहीं। इनकी सोनिया गांधी जी, अध्यक्षा जी, पूर्व अध्यक्षा जी, वो कई बार शिलान्यास करके, एक मिनट प्रतिमा जी मैं उठ जाऊंगी। नहीं, प्लीज 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 प्लीज, अब आप यू विल हैव टू लिसन, आपको सुनना पड़ेगा प्लीज। प्रतिमा जी, सबसे ज्यादा समय आपने लिया आज बोलने के लिए, प्लीज एक आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, एक सेकंड, मैं इसका मतलब ये है कि आपके सुनने की कोई क्षमता नहीं है। क्षमता रखिए थोड़ी सी। बोलिए ना, आप मैं जो बात सच है मैं वही बोल रही हूँ, आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले रही हूँ, अगले मेहमान आ गए हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, सोनिया गांधी जी ने कई बार आई और उन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन यहाँ पर रेल नहीं आई, और आखिरकार रेल लाने का काम प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ किया। झूठ। जहाँ तक कि आप झूठ, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोलिए, आप शांत रहिए, 2 मिनट शांत रहिए। आप मेरी नेता के नाम पे झूठ बोल रही हैं, मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? सोनिया गांधी जी, सुन लीजिए, प्लीज आप शांत रहिए। प्रतिमा जी शांत रहिए। नहीं, यू विल हैव टू लिसन। प्रतिमा जी, रेल लाइन जो थी, आपने उसके लिए कितना बजट अलॉट किया है? आप ये बताइए, आपने उसके लिए कितना बजट? एंटोनी साहब आज से 20,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था रेल में। प्रतिमा जी, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है, ये चुनावी रैली नहीं है। प्रतिमा जी, आप इस तरीके के लोगों को चैनल पे बुलाते क्यों, जिनको आता नहीं है डिबेट करना? मैं आपसे कह रही हूँ, आपके पास जवाब नहीं है ना, आपके पास जवाब नहीं है। प्रतिमा जी, प्लीज, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। Why would I listen? I have. Targeting my नेता, why would I क्योंकि listen to आपको you? सुनना ही नहीं है। रुक जाइए, क्योंकि एक इनको सेकंड, रुक सुनना ही जाइए। नहीं है। आपको सब लोग टेलीविजन पर देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रुक जाइए। ये एक पैनल डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ पर आपको सुनने के लिए आए हैं। मैं बोलने का समय दे रही हूँ ना, मेरी भी कुछ भूमिका है यहाँ पर। मैंने आपको बोलने का समय दिया ना, अब उनकी बारी है तो वो कंप्लीट तो करेंगी। देखिए, आप बागेश्वर, काटिए ना, आपको जो बोलना है आपके पास मीनाक्षी आऊंगी जी, मैं। बागेश्वर टनकपुर जो रेल लाइन की हम बात कर रहे हैं, उसको शुरू हुए मतलब 1973 से उस पर बात चल रही है, लेकिन आज तक सिर्फ बात ही चल रही है, हुआ तो कुछ नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए हमें एक फर्स्ट फेज उसका शुरू किया है और उसके लिए बजट सैंक्शन कर दिया है। तो आप ये देखिए, जिस प्रकार से ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं, जिस प्रकार से हम एलिवेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं, दिल्ली से सीधे आप देहरादून अब 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। जो कनेक्टिविटी यहाँ बढ़ रही है, जिसके कारण से यहाँ तीर्थाटन भी बढ़ेगा और यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा। और अगर हम दिल्ली जैसे शहर से कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हर चीज़, यहाँ पर रोजगार के साधन और सब चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार ने यहाँ की है। इसके अलावा
मैं रोजगार की बात भी आपसे कहूं, जो रोजगार की बात हो रही थी उस पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आप देखेंगे कि बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो होम स्टे की योजना हो यहाँ पर और बाकी जो कृषि के तहत जो स्वरोजगार की योजना हो, उन पर काम हुआ है और आज उन पर रोजगार मिला है। और आप अगर हमारी जो आप एम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे, आप पूरे उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, 3.1 है, मतलब लेकिन बहुत मामूली है। आप बाकी प्रदेशों से अगर इस पे कंपेयर सवाल ये करेंगे भी तो है हम बहुत दीप्ति कम जी, हैं। देखिए कोरोना के टाइम पर माइग्रेशन को लेकर मैंने भी रिपोर्ट किया था, एक रिवर्स माइग्रेशन हुआ था जिसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा था, आपदा में अवसर। लेकिन क्या राज्य उस अवसर को भुना पाया? क्योंकि जो लोग लौटे थे कोरोना के समय में वो यहाँ टिके नहीं, वो वापस फिर अपने अपने एरियाज में चले गए जहाँ वो काम करते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वरोजगार योजना का जो असर जमीन पर दिखना चाहिए था, क्या ये उस हद तक पहुंचा? ये सवाल के घेरे में है। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ 100% नहीं कि होगा, लेकिन जनता, वो बहुत चलो हद तक जनता हुआ की है। अदालत में हम इस फैसले को छोड़ते हैं। दिनेश जी, आपके लिए सवाल ये है कि उत्तराखंड में अगर आपकी सरकार बन गई और 100 यूनिट बिजली माफ करने की योजना लागू हो गई तो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल पर करीब 400 करोड़ सालाना का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस पैसे की भरपाई कैसे होगी? देखिए, जब हम दिल्ली मॉडल की बात करते हैं और फ्री बिजली की बात करते हैं तो उसकी एक रिवर्स कैलकुलेशन हम पहले से लगा के चल रहे हैं। साथ ही साथ उसमें रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा और उस रेवेन्यू का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ तय चीज करके चल रहे हैं। केवल ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह इनके मंत्री जी ने कहा कि 100 यूनिट देंगे और तीसरे दिन वो पलट गए कि नहीं 100 यूनिट तो हम नहीं दे पाएंगे। हमारा ये मानना है कि हमने अगर अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में आम आदमी पार्टी ने कुछ कमाया है, कुछ अर्न किया है, तो वो किया है क्रेडिबिलिटी, लोगों का भरोसा। लोगों को ये भरोसा है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। तो हमने अगर ये बोला है कि हम 300 यूनिट देंगे तो फिर निश्चित तौर पे 300 यूनिट हम देने वाले हैं। ये फ्री क्लोजिंग की राजनीति केवल करते प्रतिमा जी हैं। क्लोजिंग रिमार्क के लिए आ रही हूँ, सिर्फ शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। बड़े आरोप इस बात को लेकर लग रहे हैं कि चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतर रही है, टक्कर दे रही है अगर बीजेपी को, तो आपका चेहरा कौन है? हरीश रावत जी का नाम उठता रहता था, लेकिन उनका आज ही का ट्वीट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको हाथ बंधे हुए महसूस होते हैं, वक्त खत्म हो गया, अब आगे बढ़िए, चलिए। कौन उन्हें ये महसूस करा रहा है? और सवाल आरोप के तौर पर आपकी टॉप लीडरशिप पर है। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल दूंगी। पहले मैं आप प्लीज मेरे सवाल पर ना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। देखिए अगले मेहमान आ गए हैं, हार्डली फिर मेरे को आपको बीच में काटना पड़ेगा। 30 सेकंड बोल दे सकते हैं ना। देखिए, ऑल वेदर रोड यूपीए सरकार की देन थी। आज आप सड़क चौड़ीकरण के क्यों नाम पे मजाक सिर्फ कर रहे हैं? लोगों की प्लीज आंखों में प्लीज धूल झोंक रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन दिस। आप इस तरीके की झूठी बातें इस मंच से नहीं कर सकते हैं। आपकी ऐसी जनता जानती है। आप देखिए कहाँ की मजाक की बातें चल रही है। आप ये बताइए कितना बजट दिया था? हरीश रावत जी पे जवाब आप बताइए कितना बजट एलोकेट किया था आपने? एक सेकंड प्रतिमा जी। देखिए, दोनों की दोनों पार्टियों ने केवल केंद्र के बात राज्य के लिए क्या किया? जी की तो सुनिए, 30 सेकंड का समय। कांग्रेस पार्टी का कभी इतिहास नहीं रहा कि हमने मुख्यमंत्री को की घोषणा करके चुनाव लड़ा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा करके चुनाव लड़ना अपने आप में असंवैधानिक होता है, क्योंकि संविधान आपको ये कहता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो विधायक दल का नेता होता है। अब जब विधायक चुन के आएंगे वही तो मुख्यमंत्री चुनेंगे, क्योंकि वो विधायक। रावत जी पे भरोसा नहीं है, उनकी लीडरशिप पे भरोसा नहीं है। देखिए, रावत जी ने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि उनके पास भरोसा नहीं है। लोकतंत्र की आजादी है, समझ लीजिए, एक मिनट, अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। राहुल जी तो दिल्ली में सबको- सवाल पूछने वालों को सबको दलाल अपनी कह रहे बात हैं, क्या कहने बात का कर रही हैं आप? सबको अपनी बात कहने कल का की अधिकार घटना है। रावत जी ने भी अपनी कल बात की कही है, घटना अपनी है। बात आला कमान सुनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का आप मंच पर मैं आए। एक अपना रिमार्क अब हम दे सकते हैं प्लीज क्लास शॉर्ट में, अगले गेस्ट आ गए हैं, हाँ, प्लीज। हाँ, बस शॉर्ट में इसको रखेंगे। देखिए, जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं कि यूपीए ने ये किया या वो किया आरोप या प्रत्यारोप रेल लाए, नहीं आप, देखिए हाँ। इस तरीके की बात हम नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहले जिस बात को मैंने इनसे शुरू में पूछा उसका बात ये जवाब नहीं दे पाई। दीप्ति जी, कि एक छोटा यूपीए सा ने, कांग्रेस प्रश्न। ने केवल बजट- राज्य बजट सरकार ने कितना क्या किया दिया? वो बता दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार ने सिलसिला जो ये है- राज्य का सवाल है। एक राज्य मिनट, सरकार ने क्या किया वो बता दीजिए। आप मुझे एटलीस्ट एंडिंग रिमार्क तो देने दीजिए। आप शुरुआत से बोल रहे हैं, मुझे लास्ट में तो कहने दीजिए। देखिए, यहाँ पर जितने आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको ये बौखलाए हुए हैं। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से काम किया एक होता ऐसा तो लगाव आपके है, विधायकों को एक जनता ऐसा के लगाव वोट काम के ऊपर वोट मांगिए ना। उत्तराखंड के आपके विधायक हमारे को प्रधानमंत्री का सामना नहीं करना पड़ता। मैं एक बात काम के जरूर ऊपर वोट मांगिए। मैं एक बात दीप्ति जी, मैं एक बात जरूर कह सकती हूँ
कि उन लोगों के सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन क्योंकि सरकार में आप हैं तो जवाब आपको देने होंगे। तो जवाब सुनेगा तो कोई देगा। लोकतंत्र की एक मर्यादा भी है और एक गरिमा भी ये है। चाहते नहीं है कि जनता जवाब सुने एक्चुअली में। चलिए, मुझे लगता है सही है, जवाब ये और पब्लिक जरूरत है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। right, इस नोट पे जानती बातचीत है। खत्म करते हैं। और पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मंच पर आने के लिए और हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।